नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Hire, Candid and Sonata. आज बड़ी खबर में बात अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से जुड़ी जांच की एक अहम कड़ी है ब्लैक बॉक्स। सब जानते हैं, अब तक सब लोगों ने नाम सुन रखा है। चमकीले नारंगी रंग के इस डिब्बे को भारत में ढंग से जांच पड़ताल के लिए जो रखा गया था उसे अमेरिका भेजने का फैसला क्यों किया गया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी रिपोर्ट अरिंदम मजूमदार की वो बताती है कि हादसे के बाद जो लगी आग है उसमें ब्लैक बॉक्स इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि उससे डेटा निकालना बहुत मुश्किल है। आगे की बात करें तो उससे पहले ये जान लीजिए कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। इसमें दो अहम पार्ट्स होते हैं जिससे किसी भी हादसे के बाद जांच की जाती है, जानकारी जुटाई जाती है। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, DFDR, ये शब्द याद रखिएगा, आगे भी यूज़ करूंगा। ये विमान की तकनीकी जानकारी देता है, जैसे समय, ऊंचाई क्या थी, गति क्या थी, पिछली फ्लाइट्स के रिकॉर्ड क्या है, ये सब इसमें दर्ज होता है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, कई बार आपने इसको भी सुन लिया होगा। ये पायलटों की जो बातचीत हुई, कॉकपिट में जो आवाज़ें आई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग सिग्नल, जो ATR से बात हुई, वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। ब्लैक बॉक्स जो प्लेन के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, माना यह जाता है कि प्लेन जब भी कोई हादसा होता है तो वो नोज के बल गिरता है, इसलिए ब्लैक बॉक्स को पिछले हिस्से में लगा करके उसके बचने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस बार भी ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अब इसमें आगे की बात क्या है। रिपोर्ट बताती है कि DFDR की जांच अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB की वॉशिंगटन में मौजूद लैब में होगी। NTSB की टीम ब्लैक बॉक्स को भारतीय अधिकारियों की निगरानी में अमेरिका ले जाएगी। वहां इनकी मौजूदगी में जांच होगा ताकि नियमों का पालन किया जा सके और विश्वसनीयता बनी रहे, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस जांच के रिजल्ट भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साथ शेयर की जाएगी। ब्लैक बॉक्स में जो डेटा निकालने में 2 दिन लग सकता है या कई महीने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि ब्लैक बॉक्स कितना डैमेज हुआ है। एक तरफ ये खबर आई और दूसरी तरफ कुछ सवाल उठने लगे। मसलन ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या भारत में इस तरह की जांच को अंजाम देने की क्षमता नहीं है या पेच कुछ और है? हमारी नज़र पड़ी 9 अप्रैल 2025 के दिन छपी खबरों पर, जिसमें लिखा था केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में सफदरजंग स्थित उड़ान भवन में की एक लैब का उद्घाटन किया है। ब्लैक बॉक्स डेटा को एनालाइज करने के लिए देश की पहली ऐसी लैब है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL की मदद से 9 करोड़ रुपए में यह बनकर तैयार हुई लैब है। उद्घाटन के वक्त दावा किया गया था कि लैब अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है और भारत की हादसों से जुड़ी जांच क्षमता को विकसित देशों के बराबर लाती है। लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि ये लैब अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है और इतनी बुरी तरीके से खराब हुए ब्लैक बॉक्स का डेटा निकाल सकने में अभी सक्षम नहीं है। हालांकि AAIB के DG GVG युगंधर ने इस रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया, लेकिन अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजने की तैयारी हो रही है। मसलन 15 जून को अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी सुकल्प शर्मा की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि नई लैब में विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, लेकिन दूसरे देशों में ऐसी लैब्स हैं जो बेहद हाईटेक हैं। अगर AAIB के जांचकर्ताओं को लगता है कि ब्लैक बॉक्स में से डेटा नहीं निकाला जा सकता तो ऐसे में दूसरे देशों की लैब में उसे भेजा जा सकता है। इस तरह 19 जून को बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी नंदिनी सिंह की रिपोर्ट कहती है अहमदाबाद क्रैश के बाद AAIB कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल के मुताबिक जांच AAIB को ही करनी चाहिए क्योंकि हादसा भारत की ज़मीन पर हुआ है। AAIB के पास दिल्ली में लैब है, लेकिन क्षमता पर सवाल है। ऐसे में ब्लैक बॉक्स को अमेरिका के सुपुर्द किया जा रहा है। वहाँ भी वॉशिंगटन की लैब पूरी दुनिया में नामी है। डैमेज हो चुके ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालने के संदर्भ में उसकी एक्सपर्टीज मानी जाती है और यहीं से जांच का दूसरा पहलू सामने आता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले जो ज़रूरी बात है, ज़रूरी अपडेट है, वो आपको दे देते हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ के हवाले से एक रिपोर्ट छपी है जो बताती है विमान हादसे की जांच कर रहे लोगों का मानना है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 में इमरजेंसी बिजली जनरेटर यानी रैम एयर टरबाइन, शॉर्ट में रैट कहते हैं, वो काम कर रहा था, वो एक्टिवेट था
और ये बहुत बड़ा संकेत है, और ये तब होता है जब इंजन फेल हो जाता है, क्योंकि टेक ऑफ के वक्त विमान के इंजन ठीक से काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसलिए सवाल है। और जांच में जो ये रैट ऑन एक्टिवेट होने की बात आ रही है, वो बहुत शुरुआती जानकारी है, इसको लेकर के अभी जांच होना है। लेकिन क्या नया एंगल मिलता नजर आ रहा है, इसको भी समझना चाहिए। जो रैट है वो है क्या? रैट एक छोटा सा प्रोपेलर होता है जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के निचले हिस्से में लगा होता है, और इससे जो इसका काम ये होता है कि इमरजेंसी की कंडीशन में बिजली बनाता रहे। सामान्य तौर पर विमान के इंजन बिजली पैदा करते हैं और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन अगर इंजन काम करना बंद कर दें तो रैट महत्वपूर्ण हिस्सों को चलाने के लिए बिजली देता है। रैट कब काम करता है? बोइंग 787 के मैनुअल के मुताबिक रैट तब काम करना शुरू करता है जब दोनों इंजन फेल हो जाएं, विमान के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम का दबाव कम हो जाए। अगर कॉकपिट में के जो डिवाइस को बिजली न मिले तो फिर इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर पंप है उसमें खराबी आ जाए, तब ये काम करता है। पायलट की ज़रूरत पड़ने पर रैट को मैनुअली भी चालू कर सकते हैं। WSJ ने अमेरिकी विमान सुरक्षा सलाहकार एंथनी ब्रिक हाउस के हवाले से लिखा, रैट का इस्तेमाल आमतौर पर तब होता है जब पायलट को लगता है कि दोनों इंजन फेल हो गए हैं। इंजन फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, मसलन बर्ड स्ट्राइक हो जाए या फिर फ्यूल प्रॉब्लम हो जाए। एंथनी ये भी कहते हैं कि आजकल कमर्शियल विमानों के दोनों इंजन का एक साथ फेल हो जाना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ऐसे में सवाल बना हुआ है कि उस फ्लाइट में रैट चालू कैसे हुआ, ये सवाल है। और ये शुरुआती जांच से सवाल आया, अभी पूरी जांच होना बाकी, कंक्लूजन होना बाकी है। तो जो हमारे तक जानकारी आ रही है हम आप तक पहुंचाते चल रहे हैं। इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम या किसी अन्य खराबी से कहीं बंद तो नहीं हो गया था, ये भी सवाल है। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एयरोस्पेस इस संबंध में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, और इसीलिए बात अब जांच के दूसरे पहलुओं की करने की ज़रूरी है। AAIB इस हादसे की जांच कर रहा है, साथ ही UK, अमेरिका और बोइंग के एक्सपर्ट भी इसमें शामिल हैं। ऐसे में जांच की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। द हिंदू में एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट कैप्टन अमित सिंह का एक लेख छपा है। अमित लिखते हैं, कागजों में AAIB एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करती है, जो DGCA को भी चलाता है। यानी एक तरफ DGCA उड़ानों की संचालन पर नजर रखता है और दूसरी तरफ AAIB हादसों की जांच करता है। मतलब जो लोग संचालन कर रहे हैं वही जांच भी कर रहे हैं। ऐसे में जांच के स्वतंत्रता पर सवाल उठना लाजमी है। बीते कई दिनों से हेलीकॉप्टर क्रैश हुए, जो फ्लाइंग स्कूल्स हैं उनमें हादसे हुए और ग्राउंड मेंटेनेंस सही नहीं पाया गया, इसकी खबरें आई, जिसके चलते आपको याद हो सेलेबी एविएशन के परमिट को ख़त्म कर दिया गया था, जो टर्की की कंपनी थी। उसमें उस समय कारण कुछ और बताया गया था। ये सब बताता है कि समस्या गंभीर है। ऐसे में हादसे होने के बाद सुधार करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले कदम उठाना चाहिए। अमित सिंह कुछ और सुझाव देते हैं, मसलन हादसे पर अलग अलग जांच कमेटियां बनना बंद हो, जो AAIB जैसी जांच एजेंसियों को कमज़ोर करती हैं। AAIB की रिपोर्ट हादसे से सीख लेने के लिए होती है, ना कि कोर्ट के किसी केस में फंसने के लिए। इन रिपोर्ट्स का क्रिमिनल केस तभी इस्तेमाल हो जब दूसरी स्वतंत्र जांच इसकी पुष्टि कर दे। एयरक्राफ्ट रूल 1937 के नियम 19(3) को बदलना चाहिए, बहुत ज़रूरी सुझाव दे रहे हैं, जो पायलट्स को हर छोटी छोटी गलती के लिए सज़ा देता है। इसी तरह एयर इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव का इंडियन एक्सप्रेस में 14 जून को एक लेख छपा है। उन्होंने कुछ और ज़रूरी सवालों की तरफ इशारा किया, मसलन एयरक्राफ्ट का ट्रैफिक रिकॉर्ड क्या था, क्या विमान में पहले कोई समस्या हुई थी। विमान और एयर इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड से हमें पता चल सकता है कि कोई खराबी थी या नहीं। अगर किसी विमान की सुरक्षा को लेकर शिकायत होती है तो वो आमतौर पर DGCA उसकी तरफ से जांच करती है। DGCA फिर एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस भेजता है, नोटिस का जवाब आता है, जवाब की भी जांच होती है और जो ज़रूरी भी है। वो आगे लिखते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि DGCA एयरलाइन कंपनियों पर जुर्माना लगाता है, लेकिन क्या जुर्माना लगाने से सुरक्षा का जो खतरा है वो ख़त्म हो जाता है? क्या DGCA ये सुनिश्चित करता है कि प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन ना हो? अगर एयर इंडिया, DGCA या बोइंग में से कोई भी जिम्मेदार पाया जाता है तो क्या उनकी जवाबदेही तय
नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात मेंटेनेंस पर आ रही है और एयर इंडिया की फ्लाइट्स के मेंटेनेंस को लेकर डीजीसीए ने भी हाल में चिंता जताई है। बीते 17 जून को डीजीसीए के अधिकारियों ने एयर इंडिया के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें एयरलाइन से कहा गया था कि इंजीनियरिंग, ऑपरेशन और ग्राउंड हैंडलिंग यूनिट में प्रोटोकॉल्स का गंभीरता से पालन किया जाए। ये बात तब कही गई जब 12 जून के हादसे के बाद डीजीसीए ने इस संबंध में रेगुलर जांच की। इस बीच एयर इंडिया की तरफ से कहा गया कि रेगुलर जांच से उनकी फ्लाइट देर से उड़ेगी और अब डीजीसीए की हिदायत के बाद एयरलाइंस ने अपनी कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वाइड बॉडी यानी जो बड़े वाले प्लेन है 787 जैसे, उनकी उड़ानों में 15% की कटौती की जाएगी। अब उस हादसे से जुड़े कुछ और अपडेट देते हैं। प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले 270 में से 211 लोगों के डीएनए सैंपल की पहचान की जा चुकी है। अब तक 189 लोगों के शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राकेश जोशी ने बताया कि बाकी सैंपल्स की जांच चल रही है। 211 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। 211 फैमिली मेंबर्स को यहाँ से कॉल जा चुके हैं। उसमें से 189 लोगों को उनके स्वजन का पार्थिव देह दिया गया है। बाकी जो बचे हैं उसमें 11 लोग ऐसे हैं जो अपने दूसरे स्वजन का मैच होने की प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही दूसरे स्वजन का मैच हो जाएगा उनको दोनों का ही पार्थिव देह सौंपा जाएगा। बाकी के जो लोग हैं, जो 2 लोग ऐसे हैं जो करीबन कल लेना आएंगे अपने स्वजन की डेड बॉडी, और बाकी जो बचे लोग हैं वो प्रोसेस में है। विमान में सवार 241 लोग जिनकी जान गई, उसमें 13 बच्चे 12 साल से कम उम्र के थे। 3 बच्चों की उम्र 2 साल से भी कम थी। कुछ बच्चे 11 से 18 साल के बीच के थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की पहचान में सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही। रिपोर्ट बताती है कि हादसे के वक्त तापमान 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा था, उससे भी ज़्यादा गया था, जिससे डीएनए अधिकांश जो उसका हिस्सा है वो ख़राब हो गया या बचा ही नहीं। इसमें बच्चों की सटीक पहचान कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जयशंकर पिल्लई के हवाले से उन्होंने लिखा कि बच्चों का बॉडी मास कम होता है, इसलिए आग में उनकी हड्डियां और उनके टिश्यूज़ तक को नुकसान पहुंचता है। दांत आग से कम प्रभावित होते हैं, लेकिन 6 साल से छोटे बच्चों के दांत दूध के होते हैं तो आसानी से नष्ट हो जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है जो इस जांच को प्रभावित कर रही है डीएनए सैंपल के मैच में। डॉक्टर पिल्लई ने कहा कि हम बच्चों के जबड़े में चीरा लगाकर अंदर विकसित हो रहे स्थायी दांत मोलर टीथ से डीएनए निकालते हैं, लेकिन कई बार जबड़े भी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि बच्चों का जबड़ा छोटा होता है। डॉक्टर पिल्लई ने बताया कि दांतों से डीएनए के अलावा उम्र का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये हादसे में बहुत ज़रूरी साबित हुआ है क्योंकि आग से ज़्यादातर डीएनए ख़राब हो गए थे। क्योंकि मैं वहाँ ग्राउंड पे था और मैं देख रहा था तो ये परिस्थिति लगातार बनी हुई थी। बहुत ही मुश्किल था वहाँ पे रिपोर्ट कर पाना। परिजनों की जो हालत थी वो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन जो उस समय भी बात चल रही थी तो पता लग रहा था कि बच्चों की पहचान नहीं हो पा रही क्योंकि बॉडीज़ उस कंडीशन में नहीं मिली हैं या जो हालत थी उसको बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि ये जांच पूरी हो जाएगी और उनके परिजनों को उनके अवशेष जो जान जिनकी गई वो मिल सके। पहली बड़ी खबर को यहाँ विराम देते हैं, दूसरी की तरफ चलते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अब बात जस्टिस यशवंत वर्मा केस की। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश की जांच कर रहे पैनल की रिपोर्ट सामने आ गई। 64 पन्नों की इस रिपोर्ट को द लीफलेट ने छापा है, सबसे पहले उसने प्रकाशित किया। जांच के दौरान 55 गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिसमें जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा भी शामिल है, लेकिन सबसे अहम बयान उन 10 अधिकारियों कर्मचारियों के हैं जो मौके पर आग बुझाने पहुंचे थे और नकदी को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। ये ज़्यादातर लोग फायर डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े थे। अंकित सहवाग जो वहाँ पे मौजूद थे, टॉर्च की रोशनी में उन्होंने स्टोर रूम में आधे जले हुए 500 के नोटों का ढेर देखा। पानी की वजह से नोट भीग चुके थे। प्रदीप कुमार वहाँ पे मौजूद थे। स्टोर रूम में घुसते ही उनके पैर में कुछ लगा, झुक कर देखा तो 500 के नोटों का ढेर था। उन्होंने बाहर खड़े सहयोगियों को जानकारी दी। मनोज महलावत, उन्होंने घटनास्थल की तस्वीरें ली। आग बुझाने के बाद उन्होंने खुद अधजली नकदी देखी। यही वो अधिकारी हैं जिनकी आवाज़ वीडियो में महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई कहते हुए सुनी गई थी।
भंवर सिंह 20 साल के फायर सर्विस करियर में पहली बार उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर नकदी देखी। नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए। प्रविंद मलिक, उन्होंने देखा कि प्लास्टिक बैग में भरी हुई नकदी आग में जल चुकी है और लिकर कैबिनेट के कारण आग और भड़क गई है। सुनन कुमार ने देखा, उन्होंने बताया, जो बयान दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को नकदी मिलने की सूचना दी, लेकिन उन्हें ऊपर से आदेश मिला कि बड़े लोग हैं, आगे कार्रवाई मत करो। राजेश कुमार बताते हैं, आग बुझाने के बाद उन्होंने खुद अधजली नकदी देखी और वहां लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा था। सुनील कुमार बताते हैं कि टॉर्च से स्टोर रूम के अंदर झांक कर देखा, उन्होंने वहां अधजली नकदी पाई और 3 वीडियो बनाए। रूपचंद वो बताते हैं कि उन्होंने एसएचओ के निर्देश पर मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड की। उन्होंने देखा कि नोट स्टोर रूम के दरवाजे से लेकर पीछे की दीवार तक फैले हुए थे। उमेश मलिक ने बताया कि उन्होंने 1.5 फीट ऊंचे जले हुए 500 नोटों का जो ढेर था उसे देखा। कुछ नोट गड्डियों में बंधे थे तो कुछ पानी में बिखर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक इतने सारे स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी और घटनास्थल की तस्वीरों और वीडियो से एक बात ये साफ होता है कि किसी तरीके की कोई साजिश वाली थ्योरी हजम नहीं होगी, उसे खारिज करती है। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि जज के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अधजली नकदी मिली, जिसे देखकर कई गवाह हैरान रह गए। इसके बावजूद जस्टिस वर्मा ने न तो पुलिस को कोई शिकायत की, न ही इस घटना की जांच के लिए उच्च न्यायिक अधिकारियों को जानकारी दी, जो उनके अननेचुरल बिहेवियर को दिखाता है। जांच पैनल ने उनके आचरण को संदिग्ध मानते हुए उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट से और क्या सामने आया, जानते हैं हमारी साथी अनीशा से। सबसे पहले तो ये कि 15 मार्च की रात को आग लगने के बाद वहाँ पर जब फायर और पुलिस के अधिकारी पहुँचे, तब उन्होंने जो वीडियोस बनाए उसमें पैसे साफ नज़र आ रहे हैं और उस वीडियो में जो आवाज़ है वो जस्टिस वर्मा के पर्सनल सेक्रेटरी की है। ये बात पुख्ता हुई है विटनेसेस यानी कि पुलिस और फायर अधिकारियों के बयान से। दूसरी बात ये कि क्योंकि जस्टिस वर्मा के स्टाफ को उस वक्त पता चल गया था कि वहाँ पर क्या मिला है, लेकिन स्टाफ ने पुलिस वालों से कहा कि ये सिर्फ घर का सामान है, रिपोर्ट में कुछ नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये भी आई है कि एक फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर का बयान ये आया है कि उनके सुपीरियर ऑफिसर ने ये कहा कि बड़े लोगों की बात है, जज साहब की बात है, रिपोर्ट में कुछ ऊपर नीचे की बात नहीं जानी चाहिए। उससे के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी सामने आई है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कि जस्टिस वर्मा की जो बेटी हैं वो उस समय घर में मौजूद थी। उन्होंने ही पहले फायर डिपार्टमेंट को कॉल करके ये जानकारी दी कि घर में आग लगी है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान पलट दिया। इस मामले को लेकर रिपोर्ट में सीधे तौर पे कहा गया है कि जो जस्टिस वर्मा का जो रवैया रहा, कंडक्ट रहा, उनके परिवार का और उनके स्टाफ का जो कंडक्ट रहा, उससे उनके स्टेटमेंट पर थोड़ा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका कंडक्ट इस तरह से रहा कि जो माना नहीं जा सकता। पहले फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन गया, फिर बाद में पलट गई उनकी बेटी अपने बयान से। जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी खुद तो उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, वो दिल्ली से बाहर थे, लेकिन वापस आकर भी उन्होंने इंस्पेक्शन नहीं किया तब तक जब तक दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से भेजे गए अधिकारी नहीं पहुँचे। उसके अलावा भी सवाल ये किया गया कि जब आग लगी, जब कुछ पता चला कि वहाँ से कुछ मिला है, जो आरोप लगे, तब भी जस्टिस वर्मा ने ना पुलिस को और ना ही अपने जुडिशरी के सुपीरियर्स को यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई कंप्लेंट, कोई लेटर, कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए रिपोर्ट में सीधे तौर पे ये सवाल उठाया गया है कि जस्टिस वर्मा का कंडक्ट, उनके परिवार वालों का कंडक्ट और उनके स्टाफ का कंडक्ट थोड़ा संदेहास्पद है। इसलिए जो पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसरों के बयान हैं और वीडियो हैं, उन पर भरोसा ज़्यादा मिल रहा है, उससे भरोसा हट नहीं रहा है। बड़ी खबरों में यहीं तक रुकते हैं, अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। बात फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे यूपीएससी एग्जाम पास करने के आरोपों की। पिछले कुछ महीनों से करीब 20 ब्यूरोक्रेट्स पर यूपीएससी एग्जाम पास होने के लिए फर्जी
दस्तावेज, विकलांगता सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट लगाने के आरोप लगे। इन आरोपों की जांच हुई। द हिंदू की रिपोर्ट के बताती है कि जांच में ज़्यादातर लोगों को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन एक अधिकारी की जांच अभी भी चल रही है। जांच के घेरे में IAS, IPS, IRS और अन्य केंद्रीय सेवाओं से जुड़े कई अधिकारी हैं। रिपोर्ट बताती है कि ये कार्रवाई पिछले साल सोशल मीडिया पर शिकायतें मिलने के बाद शुरू हुई। इसके अलावा उन 40 कैंडिडेट्स की भी जांच हो रही है जिन्होंने इस साल यानी अप्रैल 2025 में UPSC का एग्जाम पास किया है। इस मसले पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच की जाती है, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसे मंत्रालय अकेले नहीं संभाल सकता। इसके लिए समाज के सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि ये सामाजिक संस्कृति के कारणों से जुड़ा हुआ है। दूसरी सुर्खी कहाँ से है? ईरान इजराइल तनाव के बीच भारत सरकार ने वहाँ फंसे अपने छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। 19 जून को 110 भारतीय छात्रों का पहला बैच दिल्ली पहुंच गया। ईरान से निकाले जा रहे छात्रों को पहले आर्मेनिया ले जाया गया था। उन्हें वहां की राजधानी येरेवन के होटलों में ठहराया गया। ईरान से लौटे छात्र क्या बोले, सुनिए। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी। तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला। एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे एंड थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी। Very thankful to the Indian government whatever they did. Like it was so smooth for us. मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं। इनमें से ज़्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर से हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से छात्रों को जम्मू कश्मीर लाने के लिए वहाँ की सरकार ने बसों का इंतजाम किया था, लेकिन छात्रों ने इनकी कंडीशन को देखते हुए शिकायत की। कहा यह ख़राब है। केवल 35 बच्चे ही बस से गए। बहुत ही घटिया किस्म की बसेस थी यहाँ पर, जिनमें शायद कोई जानवर भी नहीं रह सकता है। इतनी घटिया बसेस थी यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात पेश आई और अभी तक हम यहाँ पर खड़े। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। ये तो एक्सपायर्ड है पूरी ये बसेस, तो हम इनमें जा नहीं सकते थे और हमारी इसमें बहुत हद तक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। खराब बसों को लेकर के छात्रों की शिकायत पर CM उमर अब्दुल्ला ने संज्ञान लिया। CM ऑफिस की तरफ से किए गए एक पोस्ट में लिखा गया, मुख्यमंत्री ने छात्रों के रिक्वेस्ट पर ध्यान दिया है। रेजिडेंट कमिश्नर को डिलक्स बसों की व्यवस्था कराने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसके बाद उनकी व्यवस्था भी की गई। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं हमारी न्यूज़ रूम। पूरे दिन ये खबरें चली कि क्रैश हुई एयर इंडिया फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है। क्या कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा और तकनीक के सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद फैसला लिया जाएगा कि ब्लैक बॉक्स जांच के लिए बाहर भेजे जाएं या नहीं। सरकार ने कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है और ये भी कहा कि AIB की जांच अपनी गति से चल रही है और सारे जो जरूरी विश्लेषण हैं वो किए जा रहे हैं। और एक और डिटेल जो सरकार की तरफ से आई है वो इस अहमदाबाद विमान हादसे से इतर है ये कि आपको पता ही है कि ईरान से भारतीयों को निकाला जा रहा है आप ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और अब सरकार ने कहा है कि अगर इजराइल में जो भारतीय रह रहे हैं अगर वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो सरकार उन्हें भी निकाल सकती है। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना देखना मत भूलिएगा हमारा नया किताब वाला का एपिसोड, जहां लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के साथ पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की नीयत पर बातचीत हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के शो में बस इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।